नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई। आज इस वीडियो में बात करूंगी यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट नंबर 1 की हिंदी भाषा और विकास। इस यूनिट को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनका उत्तर भी आप लोगों को दिया रहेगा। बात करते हैं हर एक यूनिट के इस एक विषय को लेकर। सबसे पहला विषय इसमें है कि भाषा का विकास एवं वर्गीकरण। ये वो प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षा में आए हैं और कुछ आने की संभावनाएं हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इनको बड़े ध्यान से देखें और समझें। इनमें कुछ ना कुछ प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं भारोपीय और अंग्रेजी में कहेंगे इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो उत्तर रहेगा शौरसेनी अपभ्रंश। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषाओं में कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो ये 3 काल हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 कालों में आर्य भाषाओं को वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रमुख रूप कौन सा है? तो हम जानते हैं वो संस्कृत है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों आती है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का उदाहरण क्या है? तो उसमें दोनों उदाहरण में दो हो सकते हैं, प्राकृत और पाली। ये दो जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का उदाहरण है। आगे आते हैं, नवीन या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा आती है? तो उत्तर रहेगा हिंदी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत से हिंदी तक के विकास क्रम को लिखिए। तो हम सभी जानते हैं कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और हिंदी, इसमें पाली भी है, लेकिन इसमें हम लोग बस 4 ही क्रम मैंने इसमें लिखा है। आगे देखिए, अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, तो हम ये अपभ्रंश शब्द को बहुत ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहला इस शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया था। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होती है। अगला है, मगधी अपभ्रंश से मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी मानी जाती है? मगधी या मागधी से बिहारी हिंदी विकसित होती है। आगे है प्राकृत और अपभ्रंश से प्रश्न। पहला है कि प्राकृत का अर्थ क्या है? हम भाषा के रूप में देखते हैं, पर ये प्राकृत शब्द का मतलब होता है प्रकृति से उत्पन्न या प्राकृतिक भाषा। पाली किस वर्ग की भाषा है? अभी हम लोगों ने देखा पाली और प्राकृत दो जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा में आती है। अर्धमागधी किसकी भाषा मानी जाती है? तो वो जैन धर्म की भाषा मानी जाती है, क्योंकि जैन धर्म जो है वो इसी में लिखा गया है। जैन साहित्य किस भाषा में अधिक लिखा गया है? तो वो है प्राकृत में। अगला है, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? तो अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि स्वयंभू है, जो हमारे हिंदी में भी लगते हैं। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? तो उसका उत्तर रहेगा संध्या भाषा या खिचड़ी भाषा, जिसको हम लोग सिद्ध साहित्य में भी बोलते हैं और आगे चलकर हम लोग इसी का विकसित रूप जो है भक्ति काल में भक्ति साहित्य में भी देखते हैं। अगला है, नाथ साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो उसको साघुकड़ी या सघुकड़ी बोलते हैं। अपभ्रंश और हिंदी के बीच कौन सी कड़ी मानी जाती है? तो वो है अवहट। विद्यापति का इससे सीधा संबंध है, क्योंकि विद्यापति की 2 पुस्तकें अवहट में लिखी मानते हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अगला देखिए प्रश्न कि अवहट शब्द का संबंध किससे है? तो वो है अपभ्रंश। हेमचंद्र किस भाषा के व्याकरणाचार्य थे? तो वो थे प्राकृत के। प्राकृत के अलावा देखिए हिंदी की बोलियां, इस विषय पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले जो हिंदी की बोलियों को अलग अलग करने का काम किया है हमारे हिंदी साहित्य में, तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी जाती है? तो
उपभाषाएं जो है वो 5 है। हम इसको बाद में डिटेल में भी देखेंगे, पर ये हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही कर रहे हैं, एक लाइन का आंसर रहेगा इनमें। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती है? तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आती है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी समूह में कौन सी बोलियां आती है? तो बिहारी में आती है भोजपुरी, मैथिली, मगही। ब्रज भाषा किस क्षेत्र की बोली है? इसमें उत्तर रहेगा मथुरा और आगरा क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, अवधि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो है अयोध्या क्षेत्र। भक्ति काल की दोनों ही प्रमुख भाषाएं रही है, एक अयोध्या से और एक मथुरा और आगरा की तरफ से। बुंदेली किस उपभाषा में आती है? तो वो भी पश्चिमी हिंदी में आती है। कन्नौजी किस समूह की बोली है? वो भी पश्चिमी हिंदी की है। मैथिली को संविधान की किस अनुसूची में स्थान मिला है? तो उत्तर रहेगा 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भोजपुरी किस भाषा समूह में आती है? तो उत्तर रहेगा बिहारी हिंदी। मगही का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो हम जानते हैं कि बिहार में ही मगही बोली जाती है, तो सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है वो बिहार ही का ही प्रांत आता है। अगला देखिए कि खड़ी बोली का केंद्र कौन सा क्षेत्र है, जिसको हम वर्तमान में आधुनिक हिंदी बोलते हैं, तो उसका केंद्र जो है, खड़ी बोली का केंद्र दिल्ली और मेरठ क्षेत्र के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानक हिंदी किस बोली पर आधारित है? तो वो है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हरियाणवी किस उपभाषा में आती है? तो उत्तर रहेगा पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी समूह की प्रमुख बोलियां कौन सी है? तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी बोला जाता है। अगला देखिए प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी समूह में कौन सी बोलियां आती है? तो कुमाऊनी और गढ़वाली। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा से संबंधित है? तो उत्तर रहेगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो हम सभी जानते हैं सूरदास। अवधि के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो उसमें आता है तुलसीदास। देवनागरी लिपि से कुछ प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो है ध्वन्यात्मक, जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है वैसा ही उसको लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ था? तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। और ब्राह्मी लिपि का महत्व क्या है? वह भारतीय लिपियों की जननी है। देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण इसमें प्रयोग होता है। देवनागरी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो उत्तर है 11। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी में संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जहां दो व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? स्वर हमने देखा 11, तो व्यंजनों की संख्या है 33। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार में बिंदु होती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होती है। तो ये आप जो समझ सकते हैं कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो वैज्ञानिकता, स्पष्टता और उच्चारण के अनुसार लेखन, ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है। हिंदी की मानक लिपि कौन सी है? तो उत्तर रहेगा देवनागरी। 50 प्रश्न हमारे हो गए हैं, 50 और देखने हैं। अगला देखिए, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी, कुछ ऐसे प्रश्न इस टॉपिक पे भी आते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं शब्द और उसी का हूबहू उच्चारण हम रखते हैं, उनमें बिना बदलाव किए जो संस्कृत से आते हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं। तद्भव यानी कि बाद में उत्पन्न, तो संस्कृत से रूप जिनका परिवर्तित होकर शब्द बनते हैं उनको तद्भव बोलते हैं। देशज शब्द क्या होता है? जो स्थानीयता के रूप में उत्पन्न होते हैं, कुछ शब्द जो सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है। हम जानते हैं कि अग्नि जो है वो संस्कृत शब्द है। इसका तद्भव यानी कि बाद में बदला हुआ रूप क्या था? आग। अगला प्रश्न है नयन का तद्भव क्या है? नैन। दंत का तद्भव क्या है? दांत। पुष्प का तद्भव फूल। किताब शब्द किस भाषा से आया है? ये एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी नेट में। वो है अरबी। अरबी भाषा से जो है किताब शब्द आया है। हिंदी में सर्वाधिक विदेशी शब्द किस भाषा से आए हैं? वो हम लोग अधिकतर आज समझते हैं कि शायद अंग्रेजी से आए होंगे या चीन से आए होंगे, परंतु फारसी शब्द जो है वो सबसे ज्यादा हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए, अरबी भाषा से आए शब्दों के उदाहरण हैं किताब और अदालत। अगला है फारसी प्रभाव हिंदी पर किस काल में सबसे अधिक पड़ा? तो वो है मध्यकाल। उसी के आगे, अंग्रेजी से आए शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है विदेशी शब्द। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तत्सम मूल रूप होते हैं और तद्भव परिवर्तित रूप कहलाता है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा शब्द अपने आप में देशज है। हिंदी का मानकीकरण यूनिट नंबर 1 का ही एक टॉपिक है, उसी से भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है कि जो स्वीकृत हो और परिनिष्ठित हो उसी को ही हम मानक भाषा कहते हैं। हिंदी के मानकीकरण का आधार क्या है? वो है खड़ी बोले। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास कब हुआ? तो वो हमें भारतेंदु युग में दिखाई देता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी विकास में क्या योगदान है? क्योंकि इसी में ही हिंदी गद्य का विकास हमें देखने को मिलता है। भारतेंदु युग का हिंदी भाषा में क्या महत्व है? क्योंकि आधुनिक हिंदी का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो वो है 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? तो उसका उत्तर होगा प्रयाग। हिंदी के मानकीकरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान क्या है? भाषा परिष्कार, यानी कि भाषा को मानक के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का संस्कार किया था, उसको सुधार किया था। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ किस पत्र से माना जाता है? उत्तर रहेगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो उत्तर है जुगल किशोर। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे राजभाषा हिंदी से संबंधित, कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो वो है 14 सितंबर 1949 में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? तो अनुच्छेद 343। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो 14 सितंबर, क्योंकि उसी दिन राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो उत्तर रहेगा अनुच्छेद 344। यानी कि 343 में हमें राजभाषा कहा गया था, 344 अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। संघ की राजभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? राजकाज की जो भाषा है उसको राजभाषा बोलते हैं और राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। हिंदी किस लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई? तो उत्तर रहेगा देवनागरी। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो उत्तर है 1963 में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो उत्तर है 22। अभी देखिए आगे, भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 है, जैसे भाषा विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ध्वनि विज्ञान किससे संबंधित है? उत्तर है ध्वनियों से। रूप विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो उत्तर रहेगा शब्द रचना का। वाक्य विज्ञान किससे संबंधित है? तो उत्तर है वाक्य संरचना का। अर्थ विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो उत्तर है अर्थ का। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? ये प्रश्न जरूर आता है और कुछ कैंडिडेट्स यहीं पर ही मात खा जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। उत्तर रहेगा रूपिम। स्वनिम किसे कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि इकाई को हम स्वनिम कहते हैं।
ये रूपिम क्या होता है? जो कि सबसे छोटी और सार्थक इकाई होती है, उसको हम रूपिम बोलते हैं। व्याकरण और भाषा विज्ञान में क्या अंतर है? ये हमारे मन में कई बार सवाल आता है। व्याकरण क्या होता है और भाषा विज्ञान क्या है? तो देखिए, जो नियमों पर आधारित होता है वो व्याकरण होता है, और जो वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है वो भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा विज्ञान के जनक कहा जाता है पाणिनि को। आगे देखिए कि हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो उत्तर रहेगा फारसी साहित्य में। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो उत्तर रहेगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की भाषा को क्या कहा जाता है? और उत्तर है हिंदवी। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो उत्तर है सरहपा। और अंतिम प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम युग कौन सा है? हम सिर्फ हिंदी साहित्य का नहीं पूछ रहे, आधुनिक हिंदी साहित्य का पूछ रहे हैं, तब उत्तर रहेगा भारतेंदु युग। तो ये कुछ 100 प्रश्न थे, जिनको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न हम लोग यूनिट नंबर 2 को उठाएंगे, और भी किसी विषय पर आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं अगला वीडियो भी जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक आप इन प्रश्नों को फिर से देख के हल कीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए।